उसके स्थापना जिन्होंने किया, जिन्होंने पिछड़े वर्ग ओबीसी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उनका आज जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के अवसर पर उन्हें प्रणाम करता हूं, उनसे आशीर्वाद चाहता हूं कि आपने जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस संघ का गठन किया, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने संगठन को आगे बढ़ाया, यह संगठन आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है और इस संगठन को और तेजी से चलाने की आवश्यकता है। वर्तमान युग में के सुविख्यात विचारक, दार्शनिक एवं मौलिक चिंतक त्याग मूर्ति आर.एल. चंदापुरी जी एक महान क्रांतिकारी युग पुरुष थे। एक प्रतिष्ठित किसान परिवार से संबंध होते हुए भी इनका बचपन जाति एवं सामाजिक भेदभाव तथा राजनीतिक विद्वेष के बीच बीता था। इसको व्यवस्था ने उन्हें विद्रोही बना दिया। उन्होंने इस सारे समीकरणों को तोड़कर देश की आजादी प्राप्ति के मात्र 25 दिन के अंदर पटना में 10 सितंबर 1947 को बिहार प्रांतीय पिछड़ी जाति संघ का गठन किया, जिसे उन्होंने 26 जनवरी 1950 को अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के रूप में उन्हें विस्तार किया। पिछड़ी जातियों को सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए नौकरियों में आरक्षण तथा छात्रों को छात्रवृत्ति की विशेष सुविधा जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मुलाकात की, जिसका प्रतिफल हुआ कि पिछड़ी जाति शब्द को पिछड़ा वर्ग में परिभाषित किया गया, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में 340वीं धारा को समावेश किया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर आधारित भारतीय समाज में भारत की नई खोज की तथा पिछड़े वर्गों के बीच प्रबल रचनात्मक शक्तियों का संचार किया। भारत व्यापी आंदोलन में इन पर जानलेवा आक्रमण भी हुआ, परंतु कभी गंभीर रूप से घायल भी हुए। उन्होंने मौत को चकमा दिया। पिछड़े वर्गों के उत्थान में इनका संपूर्ण जीवन संघर्ष, दुखों और कष्टों और कांटों से भरा रहा। स्वर्गीय चंदापुरी जी वस्तुतः एक महान समाज सुधारक थे। वर्ष 1951 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इन्होंने पटना में बुलाकर गांधी मैदान में पिछड़े वर्गों की एक विशाल सभा आयोजित की थी। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी त्याग मूर्ति चंदापुरी जी के 99वें जयंती के अवसर पर इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होकर मैं उन्हें नमन करता हूं तथा अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों और बहनों, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, भारत जैसे विशाल देश जहां पिछड़े वर्गों की संख्या सर्वाधिक है, उनके सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने उनके विकास, उन्नति एवं उनके के लिए संविधान में कई प्रावधान को समाहित किया है। इसके पीछे उद्देश्य था कि केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकार इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करे, जिससे समाज में समानता एवं भाईचारे का माहौल बने। क्रीमी लेयर हेतु आर्थिक आधार का भी प्रावधान समाप्त हो। इस क्रम में सबसे पहली बात मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 15 में पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आरक्षण का प्रावधान किया गया था। संविधान निर्माता ने अपनी सोच में सामाजिक पिछड़ेपन को आधार बनाया था, लेकिन आज के दिनों में एक नई बात सामने आ रही है कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को आर्थिक पिछड़ेपन के साथ संबंध किया जा रहा है। क्रीमी लेयर के अवधारणा को लाकर सामाजिक पिछड़ेपन के सिद्धांत को कमजोर किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है
कि हमारे पिछड़े वर्ग के जितने भी भाई हैं उन सभी के लिए आर्थिक पिछड़ेपन की समृद्धता को हटाकर मात्र सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर हो, इसके लिए नीतियां बननी चाहिए ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। इसके लिए हमें आगे आना होगा तथा केंद्र सरकार पर दबाव डालकर क्रीमी लेयर के सिद्धांतों को हटाने का अभियान चलाना होगा और इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। और जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। सिर्फ चंद भाषणों से इस समस्या का हल नहीं हो सकता है, चंद नारों से इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। हमको तो संगठन बढ़ाना होगा और संगठन में इस तरह से आपस में जुटना होगा और जुट करके इसका मुकाबला करना पड़ेगा। हमें एक दिशा तय करनी होगी, हमें एक लाइन खींचना होगा कि ये कब तक होगा। लड़ने वाले लोग तो लड़ते रह रहे हैं, संघर्ष करने वाले तो संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठाने वाले उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र की चाहे सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो उन पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमें गंभीरता से इस विषय पर विचार करना चाहिए। हम आज बैठे हैं सब लोग यहाँ, हम लोग यहाँ से जब निकलेंगे तो अलग अलग खेमे में जाकर के यहाँ से बट जाएंगे। जब अलग अलग खेमे में बटेंगे तो ये समस्या का हल नहीं होने वाला है। इस समस्या का समाधान तभी हो सकेगा जिस तरह से आज यहाँ एकजुट आप हुए हैं, इसी तरह के सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और जब तक एकजुट नहीं होइएगा तब तक आपका सवालों का हल नहीं होने वाला है। भगवान का दर्शन कैसे होता है? भगवान का दर्शन होता है भक्ति से, समर्पण से उनका भगवान का दर्शन होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन अधिकार लेने के लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। अधिकार लेने के लिए आपकी संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। और किस तरह का संगठन हमको चाहिए तब ये अधिकार मिलेगा। मधुमक्खी के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते? मधुमक्खी इधर होता है कि नहीं, जो शहद पैदा करता है। तो मधुमक्खी किस तरह का होता है? मधुमक्खी छोटी छोटी होती है मधुमक्खी, और जो सबसे उत्तम किस्म का जो उसके लिए रस है वो जहां रहता है वहां चला जाता है, और जाने के बाद उसका जो रस है वो लेकर के चला आता है। और रस लेके कहाँ लग जाता है? अपने छत्ते में लग जाता है। और अगर उसको कुछ हटाने की भी कोशिश की जाती है, अगर उसको भगाने की भी कोशिश की जाती है तो थोड़े देर के लिए भाग जाते हैं, लेकिन फिर वहीं आकर के वो जमा हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से मधुमक्खी एक छोटी चीज अपने हक के लिए, अपने पूरी क्षमता के लिए, ताकत के लिए एक जगह संगठित होते हैं, उसी तरह मधुमक्खी के छत्ते की तरह, मधुमक्खी की तरह आपको संगठित होना पड़ेगा और एक सीमा रेखा तय करना पड़ेगा कि अब ज्यादा दिन गुजर गया, आजादी का 75 साल गुजर गया और आजादी के 75 साल में कोई नतीजा हम नहीं निकाल पाए। एक रेखा खींचनी पड़ेगी कि 2024 आने वाला है और 2024 के पहले जो हमारा जाति आधारित जनगणना है, जो बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, मांगे तो उठाई गई, मांगे मांगी गई। लगातार बिहार की सरकार ने कई बार दिल्ली जाकर के दिल्ली की सरकारों से वहां पर आग्रह किया गया, लेकिन दिल्ली की सरकार के काम में जू तक नहीं रेगी। लास्ट में बिहार की सरकार ने राज्य के खजाने से जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया। 6 महीने के अंदर बिहार में जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट आ जाएगा और जब रिपोर्ट प्रकाशित हो जाएगा तब पता चलेगा कि बिहार में कितना अन्याय हुआ, कितना हक नहीं मिला, कितने हकमारी की गई। ये 75 सालों में ये सारा चीज पता चल जाएगा। आगे हकमारी नहीं हो देश के अंदर, देश के अन्य राज्यों में, उसके लिए अभी से एक रेखा हमें खींचनी चाहिए, चाहे सरकार जिस किसी का भी हो। हमको उससे क्या लेना देना है? सरकार चाहे जिस किसी का भी हो, लेकिन हमारा हक मिलना चाहिए। अब हकमारी ज्यादा दिन तक अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जब रेखा खींची जाएगी तब किसी सरकार को मजबूर होकर करना पड़ेगा। तो फैसला लेना पड़ेगा कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है,
सरकार हमारी समस्याओं का हल करना नहीं चाहती है तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है पूरी ओबीसी और पूरा पिछड़ा वर्ग समुदाय मिलजुल करके चाहे सरकार जिसकी भी हो हम लोग उससे मुकाबला करेंगे। लेकिन आप जाइएगा यहां से तब बंट जाइएगा तो आपकी रेखा खींचना बेकार हो जाएगा। इस संकल्प के साथ जाना पड़ेगा, अपनी जवान को चलाना पड़ेगा। हम लोग के साथ जो लोग हैं वो अपनी जवान को नहीं चलाते, अपने जवान से कुछ बोलना भी नहीं चाहते, उनका हकमारी हो रहा है, बोलते ही नहीं है। जब तक ये जवान नहीं चलाएंगे, जब तक मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक हक मिलने वाला नहीं। हम लोग उस दिनों कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज से निकले ही थे, हम लोग जाकर के हम लोगों ने मंडल कमीशन के लिए जो आवाज उठानी थी वो आवाज उठाया भी, और हम लोगों ने मजबूर किया सरकार को, मजबूर किया वहां के प्रशासन को, और हम लोग को 1 महीना तक जेल में भी मंडल कमीशन के लिए रहना पड़ा। लेकिन इसकी परवाह हम लोगों ने नहीं की और उसका नतीजा है कि पूरे देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। कुछ राज्यों में इधर उधर हो रहा है, उसको भी वहां की सरकार को लागू करना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। आज एकल पद पर आरक्षण का प्रावधान हो, जिस तरह से बिहार में हम लोगों ने एकल पद पर आरक्षण किया, त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों के चुनाव में हम लोगों ने 50% का महिलाओं को आरक्षण बिहार में दिया, और महिलाओं को आरक्षण दिया, सरकारी नौकरियों में भी दिया, यानी 35% सरकारी नौकरियों में हम वहां पर हमने आरक्षण दिया। तो आरक्षण देकर के एकल पद पर भी हम लोगों ने काम किया। इतना ही नहीं, पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को उच्च पद पर जाने से रोकने के उद्देश्य से आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है। एकल पद पर आरक्षण को हटाकर सभी बड़े बड़े संस्था में एक ही वेतनमान के कई पद अलग अलग नाम से सृजित कर उस सामान्य श्रेणी से नियुक्तियां की जा रही है। तो एक तो चलेगा, एक तो भेदभाव चलेगा, इसको भी पकड़ना पड़ेगा, इसको भी रोकना पड़ेगा। इसका प्रतिफल है कि एम्स, IIT, IIM, लोक उपक्रम के प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य प्रबंध निदेशक जैसे पदों पर आरक्षित श्रेणी के हमारे उच्च मेधावी वाले उम्मीदवार नियुक्त होने से वंचित हो जाते हैं। एकल पद पर भी आरक्षण के दायरे में आना चाहिए। इस पर कार्यपालिका या सरकार द्वारा स्पष्ट नियम कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। एकल पदों पर आरक्षण का प्रावधान नहीं रहने से महत्वपूर्ण संस्थाओं ने के प्रधान जो अनारक्षित श्रेणी से होते हैं उनसे पिछड़े वर्गों के हक की रक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पिछड़े वर्गों के हकमारी की संभावना बनी रहती है। इसके लिए हम सभी को एकजुटता दिखानी पड़ेगी, यानी हमें संगठित होना पड़ेगा और इस लड़ाई को भी लड़ना पड़ेगा। सरकार ठेके में आरक्षण, सरकारी ठेके में भी आरक्षण होनी चाहिए। आज जितने भी ठेके हैं वो किनके हाथ में, चाहे छोटा ठेका हो चाहे बड़ा ठेका है, उसके बारे में भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। समाज में एक समान विकास एवं उन्नति के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों को सरकार के प्रत्येक गतिविधि में समानता का अवसर मिले। सरकार द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य में सरकारी राशि का उपयोग होता है, लेकिन निर्माण कार्यों के ठेकेदारी में हमारे भाई नहीं टिक पाते हैं। वहां पर बड़े बड़े पैसे वाले का दबदबा है। सरकारी ठेके में सरकार एक बड़ा राजस्व व्यय होता है। सरकारी ठेके में देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% वार्षिक खर्च होता है, जो लगभग 40 लाख रुपए के बराबर हो जाता है। हम यह देखते हैं पाए कि सरकारी नौकरियों में सकल घरेलू उत्पाद की बात 3 से 4% ही हिस्सा है। सरकारी ठेके में पिछड़े वर्गों एवं अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान होना जरूरी है, तभी हमारे भाई सही अर्थों में सरकार के विकासात्मक कार्यों में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, सरकारी सेक्टर में भी होना चाहिए। एक पद जो सरकारी है उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। हम लोगों ने बिहार में ऐसा किया है और हमने आपको बताया कि हमने त्रिस्तरीय पंचायतों में भी ऐसा किया है। लेटर एंट्री में भी आरक्षण का प्रावधान हो। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही के दिनों में
एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत पिछले दरवाजे से लेटरल एंट्री के माध्यम से उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। यह व्यवस्था वर्ष 2019 से लागू की गई है, जिसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, जिससे उच्च प्रशासनिक पदों पर पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। लेटरल एंट्रीज में भी आरक्षण का प्रावधान लागू करना चाहिए। ये बड़े पदों पर भी इस तरह से बैकडोर से सरकार कर रही है काम। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो। अपने देश एवं राज्य में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निजी कंपनियां हैं जो आज अपना व्यवसाय भारत में करते हैं तथा इसके लिए कंपनी में कई स्तरों पर कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन निजी कंपनी इन नियुक्तियों में आरक्षण का नियम का पालन नहीं करती है। फलतः पिछड़े वर्गों के हमारे बेरोजगार को इन बड़ी कंपनियों में भी भर्ती होने का एक समान अवसर मिलना चाहिए। ये सारी कंपनी सरकार से कई प्रकार की सुविधा पाती है, पर कर की रियायत देती है, लेकिन यहाँ आरक्षण लागू नहीं करती है। ये इन सब चीजों में भी आरक्षण होना चाहिए। हमने आपको बताया कि किस तरह से बिहार में हमने आरक्षण वहां पर लागू किया। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के बारे में आज ही जानकारी कुछ सवेरे मिले थे गेस्ट हाउस में। उन्होंने बताया कि यहाँ की सरकार उस दिशा में कुछ पहल कर रही है, मंडल कमीशन के बारे में भी, और जाति आधारित जनगणना जो हमारा है उसको भी लागू करने की दिशा में पहल चल रही है। अगर इस तरह की पहल यहाँ की सरकार करती है, यहाँ की या जिन राज्यों की सरकारें करती है, उनका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन जहाँ की सरकार नहीं करेगी वहाँ हम सब लोग मिलकर के इस बात को आगे बढ़ाए, इस पर आंदोलन करें। उधर से इशारा हो रहा है कि यहाँ की सरकार अभी नहीं कर रही है, तो जहाँ की सरकार करती है वहाँ के लिए उनको शुभकामना देता हूँ, और जहाँ की सरकार नहीं कर रही है वहाँ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, वहाँ के लिए कोई लड़ाई हमारी चलती रहेगी। इसी प्रकार से समय की पुकार है कि देश में जाति आधारित जनगणना हो। हमने तो बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम प्रारंभ कर दिया है, 6 महीने में पूरा करेंगे। यही काम होना चाहिए जब पशुओं की गणना हो रही है, जब जमीन की गणना हो रही है, और उसमें खेती की गणना होती है, पौधे की गणना होती है, सड़क की गणना होती है, खंबे की गणना होती है, तो आखिर मनुष्य की गणना क्यों नहीं होती है? इसके पीछे बड़ी साजिश है। बड़ी साजिश यह है कि जब पता चल जाएगा ये पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग की आबादी 52% है, और 52% के हिसाब से इनको आरक्षण मिलना चाहिए, और ये हक है हमारा, ये संवैधानिक हक है, ये मिलना चाहिए। आप दूसरे किसी को मिलता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जिसको मिलता है मिलना चाहिए, लेकिन हमारा भी हक मारी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें लड़ना है, संघर्ष करना है, और आगे हमें बढ़ना है। इसी प्रकार से हम लोग को बढ़ना है, और लंबी लड़ाई जो इस दिशा में हमें करनी है वो हमें करनी पड़ेगी। आपको 1-2 बात की चर्चा मैं करना चाहता हूँ। हो सकता है इसमें बैठे लोग हों उनको अच्छा नहीं लगे, लेकिन जो दिल्ली में बैठी सरकार है, और दिल्ली की बैठी सरकार को जो चलाने वाले लोग हैं वो आरएसएस के लोग दिल्ली की सरकार को चलाते हैं, वो गाइड करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कोई नए नहीं बने हैं, 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। चाहते तो एक कलम से ओबीसी और पिछड़े वर्ग के जो हक है वो देने का काम करते हैं। किस तरह से 10% के लोगों को कोई आंदोलन देश में नहीं, कोई बहुत बड़ी चर्चा देश में नहीं, अखबार में टेलीविजन में चर्चा हुई, जो 10% अपर कास्ट में जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षण उन्होंने दे दिया। हमको एतराज नहीं है, हम उस आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें जो 52% लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और जो मंडल कमीशन में जो 27% का आरक्षण है उसको पूर्णतः अपने इस देश में और देश के हर राज्यों में